मित्रों, नमस्ते। संस्कृताय संस्कृत प्रवाहिनी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं अनिकांत जैन और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं संज्ञा प्रकरण के बारे में। तो संज्ञा प्रकरण की एक कक्षा अपनी हो चुकी है, ये दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा में हमने 7 प्रकार की संज्ञाओं का विस्तार से चर्चा की थी। इस कक्षा में हमें 11 प्रकार की संज्ञाओं की चर्चा करनी है। तो आइए देखते हैं वो 11 प्रकार की संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं। संहिता संज्ञा, टी संज्ञा, नदी संज्ञा, घी संज्ञा, प्रगृह्य, प्रातिपदिक, उपधा, गुण, वृद्धि, आम्रेडित, संप्रसारण संज्ञा। ये 11 प्रकार की संज्ञाएं आज हम इस कक्षा में देखने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन संज्ञाओं के बारे में। वैसे तो संज्ञा बहुत सारी होती है, पर जो मुख्य जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है उनको ही हमने एक समूह बनाकर यहाँ पर आपके सामने उपस्थित किया है। तो आइए जानते हैं हम संज्ञाओं के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहली संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा देखने से पहले संहिता की आवश्यकता क्या है वो हम देखेंगे। देखिए, एक पद में धातु और उपसर्ग में एवं सामासिक पदों में संहिता अवश्य होती है। किस किस में? एक पद में धातु, उपसर्ग और सामासिक पदों में संहिता क्या होती है? अवश्य होती है। लेकिन वाक्य प्रयोग की स्थिति में संहिता ऐच्छिक होती है। हम जिस प्रकार वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, वाक्य लिख रहे हैं, अगर हम उसमें संहिता कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें नहीं करनी है तो नहीं कर सकते, ये ऐच्छिक स्थिति है, ठीक है। वक्ता चाहे तो संधि युक्त पद भी प्रयोग कर सकता है अथवा अलग अलग भी प्रयोग कर सकता है। हमारे सामने उपस्थित एक उदाहरण है, जैसे अहम आगच्छामि, ठीक है। अहम आगच्छामि का क्या होगा? अहम आगच्छामि, अहमागच्छामि। म में ही अ आ गया, उसको जोड़ दिया तो पूरा माँ बन गया। म आधा हो गया और उसमें आ जोड़ने के बाद पूरा माँ हो गया। तो अहम आगच्छामि की जगह क्या हो गया? अहम आगच्छामि, अहमागच्छामि। इस प्रकार का ये शब्द हुआ। हमने तो मात्र आवश्यकता देखी है अभी। किस किस में संहिता किस किस में होती है? पद में होती है, धातु में होती है, उपसर्ग में होती है और सामासिक पदों में होती है, ठीक है। समास के प्रकरण में पढ़ेंगे किस प्रकार होती है। अब हम देखेंगे संहिता संज्ञा की परिभाषा, क्या मतलब होता है संहिता का, ठीक है। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको तो आवश्यकता ध्यान में रखनी ही चाहिए, साथ ही में परिभाषा भी ध्यान में रखनी चाहिए। जानते हैं, संहिता संज्ञा का सूत्र है परः सन्निकर्ष संहिता। क्या सूत्र है? परः सन्निकर्ष संहिता। क्या अर्थ होता है इसका? देखिए, परिभाषा से जानते हैं। वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता कहते हैं। वर्णों की अत्यधिक समीपता, समीपता यानी होता है पास आना, ठीक है, निकट आना। वर्णों की अत्यधिक समीपता, जब दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर यदि उनमें से किसी भी वर्ण में कोई परिवर्तन आ जाता है तो वह उन वर्णों की संहिता संज्ञा मानी जाती है। कहा, आपको स्थिति याद रखने का बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है ये संहिता का। जब दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर यदि उनमें से किसी भी वर्ण में कोई परिवर्तन आ जाता है तो वह उन वर्णों की क्या हो जाती है? संहिता संज्ञा मानी जाती है, ठीक। संहिता करने पर सभी संधि कार्य होते हैं। संधि प्रकरण में सारा चैप्टर आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उसको समझ ले, फिर आपके दिमाग में सारा मैटर आ जाएगा। देखिए, जैसे जगत प्लस नाथः, क्या लिखा है? जगत प्लस नाथः। तो इससे शब्द क्या होगा? जगन्नाथः। कैसा हुआ? त के स्थान पर जो अर्धमात्रिक त है, जगत का अर्धमात्रिक त है, तो उसके स्थान पर न परिवर्तन हुआ तो बना जगन्नाथः, ठीक। दूसरा उदाहरण है जगत ईशः। तो त के स्थान पर द परिवर्तन हुआ तो शब्द बना हमारा
जगदीश। समझ में आया? जगत नाथः तो जगन्नाथ बन गया। ये सारा जो चैप्टर है वो आपको संधि प्रकरण चैप्टर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर वीडियो आपकी तरफ पहुंचनी चाहिए, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आशा है। ठीक, जगत नाथः जगन्नाथः जगत ईशः जगदीश। क्या हुआ? जगत नाथ में क्या हुआ? त के स्थान पर न परिवर्तन हुआ, और जगत ईश में त के स्थान पर द परिवर्तन हुआ। ठीक थे, तो वर्णों की अत्यधिक समीपता यहाँ पर हो गई है, तो उसे क्या कहेंगे अपन? उसे कहेंगे संहिता। ठीक है, परः सन्निकर्ष संहिता। बहुत ही सरल सूत्र है, आसान है, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं। दूसरी संज्ञा हमारी है टी संज्ञा। ये क्या कहती है वो भी देख लेते हैं। इसका सूत्र है अचोन्त्यादि टी। क्या सूत्र है? अचह अंत्य आदि टी। इसकी वृत्ति भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अचह अंत्य आदि टी, अचोन्त्यादि टी। परिभाषा देखें, किसी भी शब्द में अंतिम ओर से जो पहला स्वर होता है उस स्वर की टी संज्ञा होती है। किसी भी शब्द में अंतिम ओर से जो पहला स्वर होता है उस स्वर की टी संज्ञा होती है। यदि स्वर के बाद कोई व्यंजन वर्ण भी लिखा हुआ हो तो वह उस स्वर एवं व्यंजन दोनों वर्णों की टी संज्ञा मानी जाती है। बहुत ही सरल है, ज़्यादा कोई मुश्किल की बात नहीं है, समस्या वाली बात नहीं है। यदि कोई आपको प्रश्न हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कहकर लिख कर आप भेज सकते हैं, आपको तुरंत उत्तर दिया जाएगा। ठीक, यदि स्वर के बाद कोई व्यंजन वर्ण भी लिखा हुआ हो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ उस स्वर एवं व्यंजन दोनों वर्णों की टी संज्ञा मानी जाती है। कैसे? देखिए, उदाहरण के माध्यम से ही सारा मैटर जो है वो हमारी समझ में आता है। देखिए, जैसे शक प्लस अंधु शब्द बना शकंधु, है ना? तो शक के अंतिम स्वर क्या है? किसी भी शब्द में अंतिम ओर से जो पहला स्वर होता है, तो क में आधा क है और अ है, तो पहला स्वर आया है कि नहीं? तो अ और इधर का अ मिलाकर क्या हुआ? शकंधु हुआ। ठीक, तो शक का जो अंतिम अ है वो है टी संज्ञक वर्ण। ठीक है, शक का जो अंतिम अ है वो है टी संज्ञक। दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण है सार प्लस अंग, तो शब्द बना सारंग। ठीक, क्या बना? सारंग शब्द बना। तो सार का जो अंतिम अ है, र में जो आधा र है, र तो अर्धमात्रिक है, उसमें अ जुड़ा हुआ है, तो उसका हुआ, उसमें जो अ है उसका टी संज्ञा हुई। ठीक है, अब देखिए तीसरी जो संज्ञा है हमारी वो है नदी संज्ञा। नदी संज्ञा का ये बहुत ही महत्वपूर्ण संज्ञा है। नदी संज्ञा बहुत बार परीक्षा में आता है। नदी संज्ञा सूत्र है इसका युस्त्राख्यो नदी। क्या सूत्र है? युस्त्राख्यो नदी। परिभाषा देखें, यदि किसी शब्द के अंत में दीर्घ ई, ठीक है, ये बड़ी वाली ई है, अथवा दीर्घ उ प्रयुक्त हो रहा हो तथा वह शब्द नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो रहा हो तो उस शब्द की नदी संज्ञा मानी जाती है। समझ में आया? यदि किसी शब्द के अंत में दीर्घ ई, ठीक है, अथवा दीर्घ उ प्रयुक्त हो रहा हो तथा वह शब्द नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो रहा हो तो उस शब्द की नदी संज्ञा मानी जाती है। खुद एक नदी जो शब्द है वही एक क्या है? नदी संज्ञा है। देखिए, दी बड़ी वाली आई है, दी में, नदी में दी बड़ी वाली दीर्घ ई आई है, तो वो भी स्त्रीलिंग शब्द है, नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे नीचे दिया हुआ है, देखिए उदाहरण हमने, गौरी, री की जो मात्रा है वो दूसरी है, बड़ी वाली है। वधू, वधू का जो ऊ है अंतिम ऊ, वो बड़ा वाला है ऊ। ठीक,
कुमारी, कुमारी की री नित्य स्त्रीलिंग को ही दर्शाती है। देखिए लक्ष्मी का मी सब दीर्घ ही है, ठीक है, ये सारे नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। चौथे नंबर की हमारी संज्ञा है घी संज्ञा। खाने वाला घी नहीं है, ठीक है, ये अलग है, घी संज्ञा है। इसका सूत्र है शेषो घ्य सखी। क्या है? शेषो घ्य सखी। बहुत ही सरल है, मुश्किल ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सखी शब्द को छोड़कर शेषो घ्य सखी, सखी शब्द को छोड़कर अन्य ह्रस्व, ह्रस्व माने छोटे, अन्य ह्रस्व इकारांत व ह्रस्व उकारांत शब्दों की घी संज्ञा मानी जाती है। ठीक, ह्रस्व माने छोटे, दीर्घ माने बड़े, तो यहाँ पर इकारांत ई वाली भी छोटी दी हुई है। देखिए जैसे हरि है, हरि की मात्रा कौन सी है? ह्रस्व है, छोटी है। कवि शब्द है तो कवि की छोटी मात्रा, पहली मात्रा है। रवि की भी, शशि की भी है, स्मृति की भी है। ती में जो मात्रा है वो ह्रस्व मात्रा है। इकारांत, ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्दों की क्या हो जाती है? घी संज्ञा हो जाती है। यदि स्मृति में आपको कह दिया जाए कि स्मृति में कौन सी संज्ञा है बताइए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि इसमें घी संज्ञा है। क्यों? क्योंकि मात्र सखी शब्द को छोड़कर अन्य जो ह्रस्व इकारांत और उकारांत, ह्रस्व उकारांत शब्द है, उन सारे शब्दों की घी संज्ञा मानी जाती है। पांचवें नंबर की है प्रगृह्य संज्ञा। क्या संज्ञा है? प्रगृह्य संज्ञा। इसका सूत्र है ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम। क्या कहा? ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम। सूत्र ध्यान में रखा करिए, अति महत्वपूर्ण सूत्र है। क्या सूत्र में जो बताया है वो नीचे उसकी वृत्ति दी हुई है। देखिए ईत ऊत एत द्विवचनम प्रगृह्यम, उसके नीचे वृत्ति दी हुई है। देखिए ईत ऊत एत द्विवचनम प्रगृह्यम, द्विवचन ध्यान रखना है, ठीक है। जो ई है वो बड़ी वाली ई है, उ बड़ा वाला है और ए, ठीक है। दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत एवं एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा है। कैसे है? सब चार्ट के अनुसार देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें देखिए मूल शब्द क्या है? मूल शब्द की एक लाइन है हरि, मुनि, रवि, कवि, कपि, साधु, गुरु, विष्णु, लता, गंगा। इस प्रकार के ये 10 शब्द दिए हुए हैं। उसकी बाजू में विभक्ति भी दी हुई है, प्रथमा, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भी दिया हुआ है। तो हरि शब्द की प्रथमा एक वचन होती है हरि। उसमें हरि देखिए, उसमें ह्रस्व मात्रा दी हुई है हरि की। और द्विवचन में देखिए हरि बड़ा वाला है, दीर्घ वाला हरि है। द्विवचन की सारी लाइन देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि हरि, मुनि, रवि, कवि, कपि, साधु, गुरु, विष्णु, लते, गंगे, ये सारे जो शब्द है वो दीर्घ इकारांत है, दीर्घ उकारांत है और एकारांत है। 3 कहे थे ना अपन ने, दीर्घ उकारांत, दीर्घ इकारांत और एकारांत, ठीक है। तो जो रवि है, कवि है, कपि है, वो है दीर्घ इकारांत। साधु, गुरु, विष्णु, ये है दीर्घ उकारांत। और एकारांत को कौन से? लते, गंगे, ठीक है, ये हो गए एकारांत। और द्विवचन के आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वो मेन टॉपिक है, प्रगृह्य संज्ञक शब्द है, ठीक है। प्रगृह्य संज्ञक शब्दों के साथ किसी भी स्वर का मेल होने पर सदैव कौन सी संधि रहती है? प्रकृति भाव संधि। संधि चैप्टर में जब आएगा तब हम पढ़ेंगे प्रकृति भाव संधि क्या होती है। अब हम देखेंगे 6वें नंबर की संज्ञा। 6वें नंबर की संज्ञा कौन सी है? प्रातिपदिक संज्ञा। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रातिपदिक संज्ञा। इसका सूत्र देखिए, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। क्या सूत्र है? बहुत ही सरल सूत्र है, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। सामान्यतः शब्द रूप बनाते समय जो मूल शब्द होता है उसे ही प्रातिपदिक शब्द कहते हैं।
बहुत ही सरल है, इससे तो सरल कोई परिभाषा है ही नहीं। सामान्यतः जो शब्द रूप बनाते समय जो मूल शब्द होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रातिपदिक शब्द कहते हैं। जैसे हम जाने के अर्थ में गच्छति शब्द बनाते हैं तो जो मूल शब्द रहता है, मूल शब्द कौन सा है, गच्छ शब्द है ना, गम धातु है उसमें, तो जो गच्छ है वो मूल शब्द है। ठीक है, इस प्रकार जैसे यहाँ देखिए राम शब्द है, तो राम शब्द रूप बनाते समय कैसा करते हैं हम, रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामाः, इस प्रकार के ये शब्द रूप बनाते हैं। तब राम जो शब्द है वो क्या है, मूल शब्द है, तो इस मूल शब्द को क्या कहेंगे अपन, प्रातिपदिक संज्ञा कहेंगे, प्रातिपदिक शब्द कहेंगे। राम है, कृष्ण है, वानर है, लता है, हरि है, फिर इसमें वो दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत वाली बात नहीं आती है, जो मूल शब्द है वो है। ठीक है, 7वें नंबर की हमारी संज्ञा है उपधा संज्ञा। ये तो बहुत ही सरल है। ठीक है, किसी के भी ख्याल में आ सकती है। देखिए ध्यान से देखिए मात्र, उपधा संज्ञा, उपधा इसका सूत्र है अलोन्त्यात पूर्व उपधा। क्या सूत्र है, अलोन्त्यात पूर्व उपधा, इस प्रकार का ये सूत्र है। किसी भी धातु या शब्द के अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाले वर्ण की उपधा संज्ञा मानी जाती है। बहुत ही सरल, किसी भी धातु, जैसे हमने नीचे लिया हुआ है लिख धातु, क्या लिया हुआ है, लिख धातु है, एक धातु है लिख, लिख माने लिखना, तो शब्द के अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाले वर्ण की उपधा संज्ञा मानी जाती है। जैसे लिख धातु में हमने लिया है ल प्लस ई प्लस ख बराबर ई बना, तो यहाँ पर सबसे अंतिम वर्ण है ख, उसके ठीक पहले वाला वर्ण है ई, तो जो ई है वो हो गई उपधा संज्ञा। ठीक, बहुत ही सरल है। आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर की हमारी संज्ञा है गुण संज्ञा। कौन सी संज्ञा, गुण संज्ञा। इसका सूत्र है अदेंग गुण। क्या है, अत एंग गुण, इसकी वृत्ति है, सूत्र है अदेंग गुण। अदेंग गुण बहुत ही सरल है। परिभाषा देखिए, अ और एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, क्या कहा, अ और एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्णों, कौन कौन से वर्ण हैं, ए और ओ। ठीक है, ब्रैकेट में दिए हुए देख सकते हैं आप। इनकी गुण संज्ञा मानी जाती है। किन किन की, एंग प्रत्याहार में, अ और एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की गुण संज्ञा मानी जाती है। तो अ ए ओ गुण संज्ञक वर्ण है। कौन कौन से तीन, अ ए ओ, इनको क्या कहा जाता है, गुण संज्ञक वर्ण कहा जाता है। ये गुण संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं। आद गुण सूत्र आदेश या गुण संधि विधायक सूत्र है। कैसा सूत्र है, आदेश या गुण संधि विधायक सूत्र है। ये क्या होता है, ये मैटर हम संधि चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, 9वें प्रकार की संज्ञा है हमारी वृद्धि संज्ञा। क्या नाम है, वृद्धि, वृद्धि संज्ञा। इसका सूत्र है वृद्धिरादैच। क्या सूत्र है, बहुत ही बढ़िया सूत्र है, वृद्धिरादैच, वृद्धि आत एच। संधि विच्छेद कैसा हुआ, वृत्ति कैसे हुई, वृद्धि आत एच, वृद्धिरादैच। ठीक, इस प्रकार का सूत्र है। देखिए परिभाषा भी जान लेते हैं। आ ए औ वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। किन किन वर्णों की, आ आई औ। गुण संज्ञा में अ ए ओ, और वृद्धि संज्ञा में आ आई औ वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि रेची सूत्र वृद्धि आदेश या वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। ये दोनों बहुत ही थोड़े कंफ्यूज वाले हैं। कहीं अ ए ओ वृद्धि ना कर दे और आ आई औ गुण ना कर दे, तो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, परिभाषा भी ध्यान रखना ज़रूरी है और संधि विधायक सूत्र भी ध्यान रखना जरूरी है, वृद्धि रेची और आद गुण। ठीक, 10वीं हमारी संज्ञा है आम्रेडित संज्ञा। ठीक है, बहुत ही अटपटा सा नाम है, आम्रेडित संज्ञा।
इसका सूत्र है तस्य परमाम रेडितम। क्या सूत्र है इसका? तस्य परमाम रेडितम। इसकी वृत्ति देखिए कैसे होती है। द्विरुक्तस्य परमाम रेडितम। द्विरुक्तस्य, है ना। जब एक ही शब्द को दो बार पढ़ लिया या लिख दिया जाता है तो वह दूसरे शब्द को अम्रेडित कहते हैं। बहुत ही सरल संज्ञा है अम्रेडित संज्ञा। इसका सूत्र क्या है? तस्य परमाम रेडितम। जब एक ही शब्द को दो बार पढ़ या लिख लिया जाता है तो वह दूसरे नंबर का जो शब्द आता है उसे अम्रेडित संज्ञा कहा जाता है। जैसे उदाहरण से सारा मैटर समझ में आता है। सबसे पहला हमारा उदाहरण है ऊपरी। क्या दिया है? ऊपरी। शब्द कैसे बना? संधि विच्छेद करिए। ऊपरी प्लस ऊपरी, ऊपरी प्लस ऊपरी। तो ऊपरी पहले वाला छोड़ दो, प्लस के बाद में वाला जो ऊपरी है उस शब्द को हम कहेंगे अम्रेडित संज्ञा। समझ में आया? ऊपरी दोनों शब्द तो है, परंतु जो दूसरे वाला शब्द है, दूसरा शब्द प्लस के बाद वाला शब्द है ऊपरी, उस शब्द को कहेंगे अम्रेडित संज्ञा। ठीक। नीचे देखिए दूसरा उदाहरण दिया हुआ है अधोधः। क्या दिया हुआ है? अधोधः। शब्द कैसे बना? संधि विच्छेद करिए। अधः प्लस अधः, अधः प्लस अधः। तो पहला अधः छोड़ देना है, जो प्लस के बाद वाला अधः है उसे कहेंगे अम्रेडित संज्ञा। परिभाषा में ही देखिए क्या कहा। जब एक ही शब्द को दो बार पढ़ या लिख दिया जाता है तो जो दूसरे नंबर का शब्द है वह अम्रेडित संज्ञा है। बहुत ही सरल है। ठीक है। 11वीं नंबर और अंतिम हमारी संज्ञा है संप्रसारण संज्ञा। बहुत ही सुंदर संज्ञा है संप्रसारण संज्ञा। देखिए इसका सूत्र है इग्यणः संप्रसारणम। बहुत ही सुंदर है, आपके समझ में भी आ ही जाइए। इग्यण संप्रसारणम। इक यण वर्णों को क्रमानुसार इक वर्णों में बदल देना संप्रसारण कहलाता है। क्या कहा? परिभाषा ध्यान में रखिए। यण वर्णों को क्रमानुसार इक वर्णों में बदल देना संप्रसारण संज्ञा कहलाता है। यण वर्ण क्या होते हैं, इक वर्ण क्या होते हैं, वो भी देखेंगे। देखिए हमने माहेश्वर सूत्र के प्रकरण में पढ़ा है, कक्षा ली हुई है। आपको माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार उसमें कैसे बनाने हैं अलग से वीडियो बना के रखा है, वो आप देख सकते हैं। मैंने वही कहा था कि आपको पूरे संस्कृत व्याकरण के चैप्टर में प्रत्याहार काम में आ ही जाएंगे। ठीक है, उसको ना भूलिए तो ही अच्छा है। ठीक है। देखिए यण वर्ण होते हैं, जैसे हमने प्रत्याहार बनाया था। यण वर्ण कैसे बनता है? ह वरट के य से लेकर ह य व र ट के य से लेकर दूसरे नंबर का है ह के बाद य व र ट को नहीं लेना, ट हलंत है। और उसके बाद वाला सूत्र है लण। लण के ण को भी नहीं लेना, तो ल तक ही लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर य से लेकर न तक हुई यण प्रत्याहार। ठीक, ये हो गया। तो य व र ल, इसमें 4 वर्ण आए। ठीक। अब इक, इक क्या है? ऐ उण और ऋलिक, इन दो सूत्रों में ही ये प्रत्याहार बनता है, इक प्रत्याहार। अ ई, अ को छोड़ दो, ई से शुरू करो। ई उ ण को छोड़ना है, री लृ और क तक, क अंतिम है। तो ये हुआ इक प्रत्यय, ई उ ऋ लृ, ये 4 वर्ण। तो बन गया हमारा इक प्रत्याहार। बहुत ही सरल है। तो आपकी समझ में आया कि कैसे हमने शब्दों का फेरफार किया। तो देखिए यण वर्णों को क्रमानुसार हमें इक वर्णों में बदल देना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संप्रसारण संज्ञा कहेंगे। जैसे ई को ई, य को ई, व को उ, र को री,
और ल को ल्री में बदल देना है। कैसे? देखिए उदाहरण में दिया हुआ है स्वप प्लस त बराबर सुप्त। कैसे बना? स वैसा का वैसा है, आधा स है। व को हमने ऊ कर दिया, ऊपर ही देखिए व को ऊ हुआ है, तो व को ऊ हुआ तो इससे बना सु। स आधा का आधा वैसे ही व को ऊ किया तो सु बना। प्लस त कैसे हुआ? यहाँ पर तो त है, ठीक है। तो कैसे बना वो देखिए, इसमें क और त है, आधा क और आधा त है। प जो रहेगा वो वैसा का वैसा रहेगा, प तो उसमें सु के बाद आधा प आ गया, सिर्फ त रह जाएगा। कैसे? क्योंकि क की इत संज्ञा होगी, आपके ध्यान में आ ही गया होगा। पिछले ही वीडियो में हमने पढ़ा है लशक्व तद्धिते, सूत्र पढ़ा है ल श कु अतद्धिते। तो कु माने क ख ग घ ङ, क की इत संज्ञा लशक्व तद्धिते सूत्र से हो जाती है, तो सुप्त शब्द बन गया। तो चलिए मित्रों, आज के इस कक्षा को हम यही विराम देते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में नए प्रकरण, एक नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ, आपके साथ। नमस्ते संस्कृताय। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपको उस समस्या का हल तुरंत ही मिल जाएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्ते संस्कृताय।